नमस्कार साथियों, निर्माण करियर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हिंदी विषय में व्याकरण की जो बात चल रही है उसके अंतर्गत संधि टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। समझाएंगे कि संधि में किस प्रकार से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किस तरह से आप लोगों को उन प्रश्नों को हल करना है और कहां कहां आप लोगों से गलतियां होती है। क्योंकि संधि वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये जब संधि होती है तो संधि के नियमों का उसमें पालन करना होता है। इसलिए हमें संधि टॉपिक के बारे में एक एक मात्रा को देखते हुए, उनमें होने वाले परिवर्तन को देखते हुए चर्चा करनी है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि देखिए, एक होता है वर्णों का मेल, और एक होता है शब्दों का मेल। तो ये जो वर्णों का मेल है ये होता है संधि में। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो वर्णों का मेल किसमें होता है? संधि में। एक सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग उसका ध्यान रखें कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि। और अगर आता है शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समास। ठीक है, क्या प्रश्न बनेगा? वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि। शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? तो समास। तो ये आप लोग जो है वर्ण जो मिलेंगे संधि में, विशेष रूप से ध्यान रखना है, वर्ण मिलते हैं। तो अब ये देखिए आपकी वर्ण किसमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वर्ण। जैसे कि श्री, धन, ईश। तो इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है श्री और दूसरा शब्द है ईश। तो संधि में क्या होता है कि पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण, ये श्री शब्द है जिसका अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो आ रही है बड़ी ई। यहां बड़ी ई की मात्रा है इसलिए। और ईश जो शब्द है इसके आरंभ में आ रही है ई। ठीक है, तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। संधि में क्या होता है? पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है, उन दोनों के बीच में मेल होता है, उन दोनों का मेल होता है जिसे संधि कहते हैं। तो ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे मिलने पर, ये हट जाएगा, इसके स्थान पर एक ई बन जाएगी, वो चली जाएगी इस पहले वाले शब्द के अंत में, तो बन जाएगा श्री। ठीक है, और फिर क्या बचा? श। तो ये श्री और ये श, तो बन गया शब्द श्रीश। श्री, धन, ईश बराबर श्रीश। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। इससे पहले आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट भी करना है आपको साथ साथ में। इसके साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि संधि और समास। देखिए, संधि का उपयोग उपसर्ग में भी होगा, संधि का उपयोग समास में भी होगा, संधि का उपयोग शब्द शुद्धि में भी होगा। तो एक से अधिक स्थान पर संधि वाला टॉपिक आपके काम आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी बड़ा भी है। जब आप संधि अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो समझ लीजिए उपसर्ग वाला टॉपिक जो है आपके हिंदी व्याकरण में, उपसर्ग वाला टॉपिक आप लोगों के अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को उपसर्ग समझने में आसानी से आप लोग उसे समझ पाएंगे। तो संधि वाला टॉपिक जो है आपको कहां कहां काम आने वाला है? तो ये आएगा आपके उपसर्ग में। ठीक है, एक समास जो है वो भी थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ संधि से। दो शब्द मिलते हैं इसमें और इसमें वर्ण मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। तो थोड़ा ज्यादा काम नहीं आएगा, थोड़ा काम समास में भी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो है शब्द शुद्धि जो है उसमें भी आपके काम आएगा। शब्द जो है कहीं कभी कभी अपन अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतीक्षालय और एक प्रतीक्षालय है इस तरह का। तो अधिकांश जगह पर इस तरह का प्रतीक्षालय लिखा होता है, जिसमें ती जो लिखी हुई है उसमें ई की मात्रा छोटी लगाई गई है। जबकि अपन संधि करते हैं
तो संधि विच्छेद में होता है प्रति धन इक्षा धन आलय। देखिए दो संधियां हो रही है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है एक से अधिक संधि कहां हो रही है, दो संधियां हो गई, एक और ये दो। तो परीक्षा में पूछा जाता है एक से अधिक संधि, और मैं बात कर रहा हूं इस ई की मात्रा की। क्यों ये ई की मात्रा यहां बड़ी आनी चाहिए? अधिकांश जगह पर प्रतीक्षालय जो बने हुए होते हैं वहां ई की मात्रा छोटी आती है। तो साथियों आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मात्रा जो है बड़ी आती है। क्यों आती है? इसकी वजह से। देखिए अभी आप पहले शब्द के अंत में क्या आ रही है, मैं इसकी मात्रा को अलग लगा रहा हूं तो ये छोटी आ रही है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ई बड़ी आ रही है। ठीक है, तो ई और ई दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाती है, बड़ी ई बन जाती है। अब ये बड़ी ई चली जाएगी इस त में, तो क्या बन जाएगा, प्रति, और पीछे क्षालय, आ के साथ आ मिला तो बड़ा बना। तो बात सिर्फ अभी मैं इसकी बता रहा हूं कि शब्द शुद्धि में भी आप लोगों के ये काम आने वाला है टॉपिक। तो शब्द शुद्धि हो गया, उपसर्ग हो गया, थोड़ा समास में हो गया ना, संधि टॉपिक तो है ही। तो इस तरह से आप लोगों को संधि वाला टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत समझदारी के साथ पढ़ना है, एक से अधिक बार इसे देखना है, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में गलती ना हो, शब्द शुद्धि में अशुद्धि ना हो, उपसर्ग में उपसर्ग किस तरह से लगाया जाता है इस तरह से आपकी कोई गलती ना हो। इसलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से समझेंगे, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुश कर सकते हैं, रोक कर आप लोग ये उतार सकते हैं, बहुत काम आएगा। अभी तो इसको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप इसको एक बार रोक कर ये सभी चीजें, ये क्या उदाहरण है, जैसा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वैसा आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो ये चित्र आपकी आंखों में छप जाएंगे। तो क्या होगा कि परीक्षा में आप जैसे ही शब्द देखेंगे प्रतीक्षालय प्रतीक्षालय, तो आपको याद आएगा, आप जब क्लास अटेंड की थी तब ती की मात्रा जब छोटी थी उसके लिए बताया था कि संधि होने की वजह से ती की मात्रा कौन सी आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को संधि और समास, इसमें क्या अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगा। संधि और समास दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो काफी अंतर है, लेकिन परिभाषाओं में थोड़ा अंतर है और कुछ विशेषताओं में थोड़ा अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए संधि क्या है कि इसमें आपको जस्ट अभी बताया था मैंने कि इसमें क्या होता है, वर्ण का मेल होता है, वर्ण आपस में मिलते हैं, और इसमें शब्दों का मेल होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने उदाहरण के साथ बता दिया था। ठीक है, वर्णों का मेल होता है संधि, शब्दों का मेल होता है वो समास। ठीक है, समास जब पढ़ाए जाएंगे तो आप लोगों को खूब सारा बताऊंगा मैं आपको। जैसे सामान्य शब्द है प्रेम सागर, ठीक है, तो ये एक शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया, इसमें कोई वर्ण नहीं मिल रही। एक प्रेम था एक सागर था, दोनों मिलकर प्रेम सागर मिल गया, तो दो शब्द मिल रहे हैं। और इसमें अभी जैसे मैंने बताया था कि ये प्रति और ये इक्षा, ठीक है, तो ये ई और ये ई, ये दोनों वर्ण आपस में मिल रहे हैं। देखो प्रति उपसर्ग है, परीक्षा में पूछा जाएगा प्रतीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये प्रति उपसर्ग है। अब यू भले हो सकता है कि प्रति बड़ी मात्रा वाली भी आ जाए, प्रति छोटी मात्रा वाली भी आ जाए, मतलब अंत में जो ई की मात्रा आ रही है ये भी आएगा विकल्प में और ये भी आएगा। तो ध्यान रखना है कि उपसर्ग के अंत में आने वाले ई, आने वाला उ हमेशा कौन से होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे प्रति आ गया, अति आ गया, परि आ गया, सु आ गया, अनु आ गया। तो ये सभी आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है कि उपसर्ग के अंत में आने वाली ई की मात्रा और उपसर्ग के अंत में आने वाला उ दोनों क्या होते हैं, लघु रूप में होते हैं, छोटे रूप में होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। सीधा कहीं उ की मात्रा बड़ी आ जाए उ की, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें उपसर्ग उ गलत लगाया गया है। तो इस तरह से आपको सबसे पहली क्या विशेषता बनी, आप लोगों को साथ साथ में लिखना भी है, साथ साथ में लिखना भी है। संधि और समास में अंतर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला अंतर कि इसमें वर्णों का कर दो,
वर्णों का मेल होता है और इसमें शब्दों का मेल होता है। परीक्षा में परिभाषा का प्रश्न भी पूछते हैं। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि 4 कथन दिए जाएंगे, फिर पूछेंगे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तब भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि संधि के विषय में जो 4 परिभाषाओं के संबंध में लाइनें आएगी, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइन कैसे आएगी? शब्दों को मेल को संधि कहते हैं, तो ये अशुद्ध लाइन हो गई। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो ये शुद्ध लाइन हो गई। इस तरह तो ये आप ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब जब इसको अलग करते हैं, ये संधि है और ये जो अलग किया है वो क्या कहलाता है? तो इनको जो पृथक करने की प्रक्रिया है, पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि दो वर्णों को जब पृथक किया जाता है तो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और समास में समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, समास विग्रह क्या हो गया? विद्या के लिए आलय। तो ये क्या है? समास विग्रह है। ठीक है। और प्रतिधन इच्छा, ये क्या है? संधि विच्छेद है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, समास विग्रह, ये समास विग्रह है। और सामासिक पद जो कहलाता है वो कहलाएगा विद्यालय। अब यहां क्या हो रहा है? देखिए, ये संधि से जुड़ा हुआ शब्द था, इसलिए मैंने लिखवाया था कि किस शब्द में संधि तथा समास दोनों हो रहे हैं। तो यहां इसमें संधि भी हो रही है, विद्याधन आलय, और समास विग्रह भी हो रहा है, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो इस तरह से संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं किस शब्द में संधि तथा उपसर्ग दोनों है। तो प्रतीक्षा में प्रतिधन इच्छा संधि भी हो रही है और प्रति उपसर्ग भी है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कभी कभी एक से अधिक टॉपिक को जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पहली विशेषता वर्णों का मेल, समास में शब्दों का मेल। इसी तरह संधि में संधि जो पृथक करते हैं वो संधि विच्छेद कहलाता है और ये कहलाता है समास विग्रह। अब इसमें जो है संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी छोटे लेवल का पेपर बनता है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं बनता है। तब आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न परिभाषा के रूप में, एक एक कथन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उसका भी ध्यान रखें। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के प्रकार होते हैं 6। संधि के प्रकार 3 होते हैं, समास के प्रकार 6 होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगली विशेषता है कि इसमें संधि में शब्दों का लोप, संधि में शब्दों का लोप नहीं होता है। यह आप लोगों को लिखना भी है। संधि में शब्दों का लोप नहीं होता है, जबकि समास में क्या होता है? शब्दों का लोप भी होता है। शब्दों का लोप भी होता है। ये देखिए, ये था विद्या के लिए आलय। तो यहां लिखा हूं मैं विद्या के लिए आलय। तो ये एक शब्द बना विद्यालय। तो देखिए, इसमें एक विद्या और एक शब्द है आलय। यहां तो संधि होकर विद्यालय बन गया, लेकिन ये समास है,
यहां शब्दों का लोप भी होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप कर एक छोटा रूप बनाते हैं, एक संक्षिप्त रूप बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो शब्द ये हो गए, इनके बीच में विभक्ति लग रही थी, इसका लोप हो गया, इसको गायब कर दिया गया, तो इसे कहा गया समास। तो समास में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है, पृथक करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है, संधि के 3 प्रकार होते हैं और संधि में शब्दों का लोप नहीं होता है, यह बताया गया है। समास में शब्दों का मेल होता है, समास विग्रह, पृथक करने की जो प्रक्रिया है, यह पृथक किया गया है, यह प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। और समास के 6 प्रकार होते हैं, जबकि संधि के 3 प्रकार होते हैं। शब्दों का जो लोप होता है इसमें, समास में शब्दों का लोप किसमें नहीं होता है? तो संधि में। संधि में कभी भी शब्द गायब नहीं होते हैं, मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं और एक नए वर्ण का, नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ खास अंतर है संधि और समास में, ये आप लोगों को बताएं। इसके अलावा भी इनकी कुछ विशेषताएं हैं, संधि की भी विशेषता है और समास की भी विशेषता है। इसे संधि को जब अपन पूरा पढ़ेंगे टॉपिक को, तब एक एक विशेषताओं को लिखवाया जाएगा और फिर पढ़ाया जाएगा। इसी तरह समास की भी हर विशेषताओं से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। तो एक बार आप इसको पुश करके, रोक के, इसको जो भी विशेषता है आप लिख लीजिए और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। इसको रोक के लिखना है और फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं शुरू से बात करूं संधि टॉपिक की, देखो संधि जब पढ़ी जाती है, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि उसमें जो पहली क्लास जो होती है संधि के बारे में बताया जाता है, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को, इस आधे एक घंटे के वीडियो को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संधि है क्या चीज है, वास्तव में संधि क्या चीज है। क्योंकि हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप पटवारी की परीक्षा दे रहे हैं, रीट की परीक्षा दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की दे रहे हैं, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी दे रहे हैं और वहां अगर हिंदी व्याकरण शब्द आ गया है तो समझ लीजिए संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक तो होंगे। यहां तक कि RS मेंस लिखते हैं उसमें भी संधि टॉपिक आता ही है। तो आप लोगों को ये इन सभी की परीक्षाओं के लिए कॉमन टॉपिक पढ़ना है संधि, सभी में काम आएगा और सभी का स्तर जो है एक जैसा होगा। जो आप लोगों को यहाँ समझाया जाएगा उस सभी में आपके काम आ जाए, उस स्तर से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पटवारी में पढ़ रहे हैं सिर्फ पटवारी के ही आएगा, सब इंस्पेक्टर पढ़ रहे हैं सब इंस्पेक्टर ही आएगा, या टीचर के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को उसी लेवल से पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों के RS मेंस में भी अगर आप देते हैं तो आपके प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो संधि में मैंने आप लोगों को कुछ विशेषता बताई थी कि एक तो इसमें क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल कैसे होता है कि जैसे कि एक शब्द है अभय, देखिए बहुत बार पूछा गया है और थोड़ा शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अभय, धन, अरण्य। इसके साथ साथ में अपन बात करेंगे कि कोई कठिन शब्द कोई आएगा जिसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे, उसको हो सकता है पर्यायवाची में पूछ ले, उसका कोई अर्थ पूछ ले, कहीं न कहीं ऐसे शब्द भी परीक्षा में काम आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। और आगे भी मैं आप लोगों को इनके पर्यायवाची बताता रहूंगा, जिससे कि क्या है कि बहुत परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि संधि में बताया था कि ये उसका पर्यायवाची है और पूछा कहाँ है, पर्यायवाची में। तो ऐसे काम आने लायक शब्द होंगे, उनके मैं पर्यायवाची आप लोगों को लिखाता रहूंगा। वैसे आप लोगों को मालूम होगा अरण्य किसका पर्यायवाची है, अगर मालूम है तो आप लिख लीजिए, और नहीं मालूम है तो वन का पर्यायवाची होता है अरण्य, ठीक है। तो अभय और अरण्य ये 2 शब्द हैं। अब पहला शब्द है अभय, क्या शब्द है, अभय, जिसके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ये अ आ रहा है। अभय के अंत में क्या आ रहा है, अ। ये पहले शब्द का अंतिम वो वर्ण था, वो कौन सा है, ये अ। दूसरा शब्द है अरण्य, जिसके आरंभ में आ रहा है अ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे और इसके स्थान पे एक नए वर्ण का निर्माण होगा, ठीक है। तो उससे कहेंगे संधि। अ के साथ में अ मिलता है तो आ बन जाता है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, मैंने लिखा है इसलिए कि आप लोगों को ये शब्द शुद्धि में ही पूछते हैं, अभ्यारण्य, अभयारण्य, इस तरह से। तो शब्द शुद्धि में देखो, अभ्यारण्य,
अभयारण्य, 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 इस तरह से कोई भी विकल्प आ सकता है। तो देखिए संधि विच्छेद करते हैं तो अभय, बिना भय के, विचरण जहां क्या आता है वन में, उससे कहा जाता है अभयारण्य। तो अभय शब्द के अंत में अ आ गया, अरण्य शब्द के आरंभ में अ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना आ। तो ये अ भ, ये आ चला जाएगा इस य में, अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है, इस तरह से संधि होने पर अभय धन अरण्य का अभयारण्य शब्द बन गया। ये भी आपको लोगों को लिखना है साथ साथ में, ऐसे शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप लोगों को संधि विच्छेद भी करना है। ठीक है, आगे बढ़े। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं, उसे संधि कहा जाता है। फिर देखिए संधि में देखिए ये शब्द था, यहां आ बन रहा था। आपको अगर आइडिया भी लगाना था कि संधि विच्छेद कहां हो सकता है, अब यहां मैं देखूं तो यन संधि करूं तो अभी धन आरण, तो ये आरण कोई शब्द होता नहीं है। अभी तो चलो ठीक है, उपसर्ग में आता है, अभ्यास में अभी धन आज यण संधि हो रही है, ऐसा आ सकता है, लेकिन आरण आरण कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे भी आरण्य बन रहा है तो आरण्य भी कुछ नहीं है। इस तरह से ये अर्थ सही नहीं दे रहा है। जबकि अभय धन अरण्य, ये शब्द और ये शब्द दोनों अर्थवान होने आवश्यक है, और दोनों का जोड़ने पर भी एक नया जो अर्थ बनता है वो इससे कोई मिलता जुलता होना चाहिए। अभयारण्य तो वह स्थान जहां जीव जंतु बिना भय के विचरण करते हैं उसे कहते हैं अभयारण्य। ठीक है, तो इस तरह से संधि हो रही है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं संधि के प्रकार, कभी कभी पूछ लेते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं संधि के प्रकार, आप लोगों को ज्ञात होगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं फटाफट बता दीजिए, आप लिख लीजिए। मैं लिखूं उससे पहले आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो याद भी है या नहीं है। तो एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर नोट नहीं किया एक पुश करके इसको लिखना है। किसी भी चीज को बिना लिखे नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप बिना लिखे इसको छोड़ना नहीं। हर एक शब्द जो यहां पर लिखवाया जा रहा है आप उसको लिख लो। अगर समय नहीं है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठ ही गए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, हर चीज को लिखना है। समय नहीं है, मूल अपना कार्य अभी क्या काम है अपना, पढ़ने का, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। तो जब पढ़ने ही बैठे हैं तो फिर समय की तो बात आती नहीं है, समय समय होना चाहिए। तो जो यहां पर लिखवाया जाता है हर चीज को लिखिए। जब आपको लगे कि ये जो था संधि से कुछ अलग है, जो संधि में काम आने वाला नहीं है, तो आपके पीछे रजिस्टर के पीछे 10-20 पेज ऐसे बना दीजिए जो संधि से अलग जो टॉपिक बताया जाएगा। बीच बीच में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे समाज पढ़ा रहे हैं, बीच में किसी और टॉपिक की बात कर ली तो या तो उसके साथ ही एक बॉक्स बनाकर उसमें लिख लो कि ये इससे अलग है, या फिर पीछे लिख लो। उसके साथ लिखेंगे तो ये फायदा होगा कि जितनी बार समाज को पढ़ोगे आप, जितनी बार संधि को पढ़ोगे या जितनी बार उस टॉपिक को पढ़ोगे और उसमें जो एक्स्ट्रा बात बताई है उसको भी उतनी बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। जो भी अतिरिक्त, जैसे मैंने अभी बता दिया शब्द शुद्धि में पूछते हैं, तो ये यहीं पर आप आपके रजिस्टर में बॉक्स बनाकर उसमें नोट कर लो। जब आप संधि को पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, वापस संधि को पढ़ेंगे तो वापस ये पढ़ेंगे, और 5 बार पढ़ा तो 5 बार इस पर नजर जाएगी, तो क्या होगा, वो याद हो जाएगा। और परीक्षा में हो सकता है कि संधि के उस पेज से नहीं आके इसमें से ये प्रश्न बैठ जाए, तो ऐसा भी बहुत बार हो चुका है। इसलिए आप लोगों को यहां जो बताया जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाएगी जो आपके काम की नहीं हो।
ठीक है, जितना आप लोगों को काम आने वाला है, जो भी आपके काम आने वाला है वही आप लोगों को बताया जाएगा, कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में उसका उपयोग हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी यहां बोर्ड पर लिखा जाता है आप लोगों को लिखना है। देखिए संधि के मैंने 3 प्रकार बताए थे। पहला बताया था स्वर संधि। क्या बताया है? स्वर संधि। मतलब ये हुआ कि स्वरों की संधि। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो 11 है। ये स्वर जब आपस में मिलते हैं, कोई भी हो सकता है, अ के साथ में ई, अ के साथ में अ के साथ में आ, ए के साथ में अ के साथ में उ, ओ, कुछ भी मिल सकते हैं। ये 11 स्वर हैं। ये अगर पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में आते हैं तो समझ लीजिए वहां पर संधि कौन सी है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर धन स्वर, अर्थात स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है। 11 स्वर में से कोई भी एक स्वर यहां होगा और 11 स्वर में से कोई भी एक स्वर यहां होगा। मतलब पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर ही होगा। जैसे देखिए आप, नर, धन, ईश। तो नर शब्द के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। मैंने र के हल लगाकर इस अ को अलग कर दिया। ईश शब्द के आरंभ में क्या आ रही है? ई आ रही है। ठीक है, तो ये अ के साथ में ई मिल रही है, तो संधि होने पर ए बनता है। क्या बनता है? ए। अ के साथ में ई मिलती है तो ये ए बन गया। ए चला जाएगा इस र में तो बन जाएगा न रे, और पीछे क्या लिखा हुआ है? श, तो बन गया नरेश। ठीक है, ए का निर्माण हो गया। नर, धन, ईश। इस तरह से आपने क्या देखा कि पहले शब्द के अंत में अ एक स्वर आ रहा था, दूसरे शब्द के आरंभ में ई एक स्वर आ रहा था, तो स्वर के साथ स्वर मिला तो क्या हो गया? स्वर संधि। अब यह है कि स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के? 5 प्रकार होते हैं। तो वो अलग अलग होते हैं कि अ के साथ में ई कौन से स्वर संधि के प्रकार में मिलती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको याद करना है। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार कितने बताए मैंने? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार होते हैं। अब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा नरेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है। इसमें से आप लोगों को चुनना है। अब देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है, परीक्षा में 5 विकल्प आने शुरू हो गए हैं। पहले 4 विकल्प आते थे, अब एक विकल्प नया और जोड़ दिया है, 5वां विकल्प। तो ये भी आप लोगों को 5वें विकल्प में से कोई न कोई एक विकल्प करना भी अनिवार्य है। पहले परीक्षा में विद्यार्थी जो नकल करते थे तो एक पूरी मार्कशीट को खाली रख देते थे, जिससे कि बाद में भर देते। तो सरकार ने फैसला किया है कि 5वां विकल्प और दिया जाएगा, तो उसमें से कि इन चारों में से कोई भी उत्तर आपको नहीं करना है, छोड़ना है प्रश्न, तो 5वां विकल्प चुन लीजिए, जिससे कि आपके ये जो चीटिंग होती है, नकल करते हैं, क्या करते हैं कि ओएमआर शीट खाली छोड़ दी, फिर उनके जो भी जान पहचान वाले होते हैं ओएमआर शीट निकला के उसमें गोले भर देते हैं। तो परीक्षा जब देगा विद्यार्थी, जो कॉपी वापस जो ओएमआर शीट कलेक्ट करने वाला होता है वो उस शीट को देखेगा कि इसने ये 5वां विकल्प भरा है कि नहीं भरा है। अगर 10 से अधिक खाली होगा कि 100 क्वेश्चन आए और उसमें से 10 से अधिक यानी 11-12 कितने भी गोले अगर आपने खाली छोड़ दिए हैं तो आपकी ओएमआर शीट पूरी निरस्त कर देंगे। और अगर आप लोगों ने ये 5वां विकल्प भी नहीं भरा है और उस प्रश्न का कोई उत्तर दिया नहीं है तो आपके 1/3 1/3 माइनस मार्किंग की जाएगी। मतलब आपके प्रश्न गलत होने पर जो माइनस मार्किंग होती है वही माइनस मार्किंग इस 5वें विकल्प को नहीं बनने से होगी। मतलब आपको उत्तर आ रहा है कि पहला था तो पहले का गोला भरता, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, लेकिन आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प है उसका गोला भरना आवश्यक है। अगर ये गोला नहीं भरेंगे तो माइनस मार्किंग आपकी हो जाएगी। और 10% से अधिक अगर आपने ऐसे गोले छोड़ दिए हैं तो आपकी ओएमआर शीट को जो है निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आप परीक्षा में बैठे हैं लेकिन आपकी वो रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, 5 विकल्प आएंगे, 4 तो वो है जो उत्तर में 4 में से एक चुनना है और नहीं चुन रहे तो 5वां विकल्प आपको करना है।
तो मैंने बताया संधि के प्रकार कितने बताए थे? तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार बताए हैं? स्वर संधि के प्रकार देखो, संधि के तीन प्रकार, उसमें आपस स्वर संधि की बात कर रहे हैं। स्वर संधि के प्रकार तो ये होते हैं 5 प्रकार। अब इसमें से प्रश्न बनता है स्वर संधि के, तो ठीक है संधि में समझ गए 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें भी वापस स्वर संधि है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, अर्थात पहले शब्द के अंत में स्वर आएगा, दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर आएगा। लेकिन उस स्वर में जो 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इनमें से कौन सा है वो आपको पहचानना है। देखिए, अगर किसी में बड़ी ई की मात्रा लग रही है या बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, कभी कभी री भी आती है, बड़ी री, तो वो होती है दीर्घ संधि। गुण संधि में ए, गुण संधि में ए, ओ और अर। वृद्धि संधि में आई और औ, एक एक मात्रा की वृद्धि होगी। यण संधि और अयादि संधि, इन दो संधियों का विपरीत नियम लगता है। इसका विपरीत नियम और इसका विपरीत नियम इन दोनों में लगेगा। कैसे लगेगा विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप लोगों को पहचानना है। जैसे आ गया सतीश, सीधी पहचानी है कि संधि कौन से, ई की मात्रा बड़ी देख ली, इसका मतलब दीर्घ संधि है। ठीक है। भानुदय, तो ऊ की मात्रा क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो सीधा देख लिया ऊ बड़ा किस में आता है, दीर्घ संधि। अब ए, जैसा कि मैंने अभी लिखाया था नरेश, ये ए आ गया, तो ए किस में आता है, गुण संधि में। अगर यहां 2 मात्राएं होती तो ये वृद्धि में होता। एक मात्रा है गुण में, 2 मात्राएं तो वृद्धि में, एक मात्रा की वृद्धि होती है, इसलिए इसको वृद्धि संधि नाम दिया। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें दो मात्रा आते हुए भी गुण संधि होगी और एक मात्रा आते हुए भी वृद्धि संधि होगी। तो ये अपन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, एक मात्रा आते ही क्या करना है, गुण संधि। इसी तरह परोपकार, ये ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें गुण संधि करनी। इसी तरह यहां आप देखिए, ये एक मात्रा है और ये 2 मात्रा है, तो एक मात्रा जहां दिख जाती है तो समझ लीजिए उसमें क्या है, गुण संधि। 2 मात्राएं दिखती है तो यह वृद्धि संधि। जैसे कि मतेक्य, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर 2 मात्राएं आ रही है, 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब आई है, और आई है इसका मतलब वृद्धि है। इसी तरह महोषध, यहां पर भी आप देखिए 2 मात्रा हैं हो के ऊपर, तो इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि। तो एक बार तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ई की मात्रा, ऊ की मात्रा बड़ी दिख गई तो दीर्घ संधि, ए और ओ दिखा तो गुण संधि, आई और औ दिखा तो वृद्धि संधि। ऐसे आप लोगों को पहचान करनी है। ध्यान क्या रखना है, कुछ अपवाद है, उन अपवाद को छोड़कर, अपवाद ज्यादा नहीं है, मैं लिखा दूंगा। जब गुण संधि पढ़ेंगे तो गुण संधि के साथ में, वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वृद्धि संधि के साथ में इनके अपवाद पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसके बारे में विस्तार से बात करनी होगी। ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उससे पहले अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, इनको कैसे संधि विच्छेद करते हैं, कैसे इनकी संधि होती है। ठीक है। फिर संधि के जो 3 प्रकार मैंने बताए थे, एक था स्वर संधि, एक था व्यंजन संधि, और फिर है विसर्ग संधि। स्वर संधि में मैंने बताया था स्वर के साथ में स्वर का मेल, मतलब पहले शब्द के अंत में स्वर, दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर। पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के आरंभ में भी स्वर हो, तो वो क्या होता है, स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में या दूसरे शब्द के प्रारंभ में एक तरफ व्यंजन होना आवश्यक है। दोनों तरफ स्वर होते तो स्वर संधि होगी, ठीक है। दोनों में से एक तरफ व्यंजन होना आवश्यक है। और यह भी हो सकता है कि दोनों ही, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में भी व्यंजन हो सकता है। मतलब यह हुआ कि स्वर अगर पहले शब्द के अंत में आ रहा है तो दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन आना आएगा। अगर यहां पहले शब्द के आरंभ में
व्यंजन आ गया है तो दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर भी आ सकता है या फिर व्यंजन भी आ सकता है, कि व्यंजन के साथ में स्वर मिल सकता है, व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल सकता है। ठीक है, तो स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और यूं कह सकते हैं व्यंजन के साथ में व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एक स्थिति बन सकती है कि स्वर के साथ में व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के साथ में स्वर आ सकता है, व्यंजन के साथ में व्यंजन आ सकता है। पहले शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन आएगा, दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन आएगा, लेकिन स्वर के साथ में स्वर नहीं आएगा। ये जैसे आता है तो वो होता है स्वर संधि। विसर्ग, विसर्ग जैसा कि इस तरह से विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है तो वो पहले शब्द के अंत में विसर्ग आया था, जैसे नीह धन रोग, तो ये विसर्ग आ गया, इसका मतलब यहां क्या है, विसर्ग संधि है। लेकिन इसमें क्या है कि नियम चलते हैं, 15-16 नियम इसमें है व्यंजन संधि में, 10-12 नियम विसर्ग संधि में। तो ये क्या नियम चलते हैं, तो नियम चलते हैं तो आप लोगों को नियम को पढ़ना आवश्यक है, नियमों को याद करना पड़ेगा। कभी कभी परीक्षा में संधि विच्छेद न पूछकर नियमों को पूछ लेते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रखें। तो विस्तार से अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे संधि टॉपिक को। एक बार आप लोग सामान्य सा परिचय है, संधि क्या चीज है, संधि और समास में क्या अंतर है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को कैसे उसको पकड़ना है। अब विस्तार से पढ़ेंगे तब एक एक पढ़ाया जाएगा कि जब दीर्घ संधि आती है तो दीर्घ संधि से आप कैसे पकड़ेंगे, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। व्यंजन आती है, गुण आती है, विसर्ग आती है, कोई भी संधि आती है, गुण वृद्धि, तो आप लोगों को कैसे इस टॉपिक को पहचान पाओगे कि ये ई की मात्रा है तो किस तरह से प्रयुक्त होगी। कभी कभी क्या है कि मैंने जैसे बताया था कि एक तरफ स्वर आना, व्यंजन आना आवश्यक है, कभी कभी व्यंजन आ जाता है और स्वर भी आ जाता है, किसमें, व्यंजन संधि में, तब भी वो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो वो स्थिति कब बनती है, तो ये सब आप लोग एक अपवाद स्वरूप वाले शब्द होंगे, उन सभी नियमों को विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो हिंदी की जो व्याकरण की क्लास है इसमें अगले वीडियो में आपको संधि टॉपिक को विस्तार से बताया जाएगा, परिभाषा के साथ में लिखवा कर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में वापस मिलते हैं संधि टॉपिक के साथ। धन्यवाद।